हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय क्लास। आई एम तमज़ा योर बायोलॉजी एजुकेटर ऑन रैंक लिस्ट। सो उम्मीद करिए आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड आई रियली होप जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई की है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। सो नाउ यस, हाय, हेलो, वेरी गुड इवनिंग। प्लीज़ टेक आउट योर एनसीईआरटीज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी आप लोग ओपन करके रख लीजिए एंड साथ में यू हैव टू कीप मेकिंग द नोट्स, जैसा कि हमारा प्रोसीजर हमेशा रहता है, राइट। चलिए, सो स्टार्ट करें आज की क्लास को। ओके बच्चे, सो इफ़ वी बिगिन टुडेज क्लास, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। और लेट मी जस्ट क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। या so which topics are we gonna cover today? We will be talking about the packaging of the DNA. एक तो DNA का पैकेजिंग आज देखते हैं और फिर हम बात करेंगे about the transformation principle. ठीक है, जेनेटिक सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे बात करेंगे। क्लियर बच्चे? सो ये दो टॉपिक्स आज हम करते हैं, क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। मीनवाइल यू गाइस कैन prepare yourself by taking out your NCERTs and everything, whatever is required for the class. You are well aware, right? Start करें बच्चे। सबसे पहला हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में बात की थी, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। तो बच्चे लास्ट क्लास में व्हाट आई टोल्ड यू दैट बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, है ना। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वी आर स्टडिंग इन टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, राइट। तो यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर योर डीएनए, योर आरएनए, है ना। आरएनए इज अ वेरी लेस कॉमन इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर बट स्टिल, है ना, it is involved in transferring the information. So we have to learn about each and everything, the DNA, the RNA, the chromosome, the chromatin, the packaging, everything we will study here in terms of the molecular structures. अब बेटा यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने लास्ट क्लास में फुल डिटेल में पढ़ा था। सो वी टॉक्ड कम्प्लीटली अबाउट द डीएनए। आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स की डीएनए जो होता है वो एक पॉलीमर होता है, ठीक है, विच इज़ मेड आउट ऑफ योर, किससे बना होता है, अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे जो स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड्स होती है, दीज आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द ऑक्सीजन एट देयर थर्ड कार्बन। ठीक है बच्चे, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा राइबोज शुगर होता है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। वी हैव अ राइबोज शुगर विच इज अ 5 कार्बन शुगर। देन यहाँ पे हमारा एक नाइट्रोजन बेस होता है एंड इधर वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, दिस इज द नाइट्रोजन बेस हियर। ठीक है, अब ये बेसिस जो होते हैं, these are of two basic types, that is your प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बच्चे, ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं या तो ये प्योरीन्स होते हैं या ये पायरिमिडीन्स होते हैं। देन स्टूडेंट्स, मैंने आपको याद करने का एक फुल ऑन अमेजिंग तरीका बताया था, अमूल प्योर घी, है ना। तो उससे आपको क्या याद हो गया, दैट योर प्योरीन्स आर ए एंड जी, दैट इज योर एडिनाइन एंड गुआनिन। तो बच्चे हमारे एडिनाइन और गुआनिन जो होते हैं वो हमारे प्योरीन्स हैं। वेयर एज अगर पायरिमिडीन्स की बात करें तो पायरिमिडीन्स वी हैव क्या क्या आता है, थायमीन, ठीक है, देन यू हैव साइटोसिन एंड इन केस ऑफ आरएनए यू हैव यूरासिल, राइट। तो ये होते हैं हमारे पायरिमिडीन्स। बट डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए में इट इज ओनली योर थायमीन एंड साइटोसिन इन डीएनए। ठीक है, और ये हमारा स्पेसिफिकली सिर्फ आरएनए में होता है अलॉन्ग विद योर साइटोसिन, राइट। तो ये न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर होता है एंड देन वी आल्सो हैव अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोसाइड इज बेसिकली व्हाट, न्यूक्लियोसाइड इज बेसिकली व्हाट, न्यूक्लियोटाइड माइनस योर फॉस्फेट ग्रुप, है ना। क्या है, न्यूक्लियोटाइड माइनस योर फॉस्फेट ग्रुप। अभी देखो इस न्यूक्लियोटाइड में से अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप हटा देती हूँ, हाय नवजोत, गुड इवनिंग।
तो हमारा क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, है ना, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप इज एब्सेंट। देन बेटा फिर हमने डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की थी। लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है, जितने ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसको हम बेस पेयर भी कहते हैं, तो जितने ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं या ये बेस पेयर होंगे, उतना ही आपका लेंथ ऑफ डीएनए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं आपके ह्यूमन डीएनए की, तो ह्यूमन डीएनए कितना हो जाता है बेटा, वहां पे हैप्लॉइड कंटेंट दिया है, मैं डिप्लॉइड बता रही हूँ, दैट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, राइट। एंड ई कोलाई का डीएनए की अगर बात करें तो कितना होता है, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस इन योर लेंथ ऑफ द डीएनए। सो मतलब यहाँ पे अगर इतना ही नंबर ऑफ बेस पेयर्स था तो उतना ही उनका लेंथ ऑफ डीएनए हो जाएगा। हाय प्रणीता, ठीक है, तो उतना ही उनका लेंथ ऑफ डीएनए भी हो जाएगा। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो हैव लैम्डा एंड बैक्टीरियोफेज लैम्डा एंड योर बैक्टीरियोफेज फाई ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने होंगे, दिस आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डीएनए का फुल ऑन स्ट्रक्चर। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर क्या था भाई, डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये मिलके एक कंप्लीट चेन बना लेते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये एक कंप्लीट चेन बना लेते हैं इस तरीके से, और उस चेन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे जो एक स्ट्रैंड फॉर्म होगा, दिस इज वन स्ट्रैंड, राइट। उसकी पोलैरिटी हमेशा दूसरे वाले से डिफरेंट होने वाली है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बेस आ जाता है, ये ब्लू वंस आर द बेसेस, ओके, दीज आर योर नाइट्रोजन बेसेस, एंड ग्रीन से हम बना देते हैं यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये हमारे फॉस्फेट ग्रुप्स हो गए, राइट। तो अच्छा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मुझे शायद ये नीचे की तरफ बनाना चाहिए था, जस्ट वेट। हम सीधा करके डायग्राम बना लेते हैं, इट वुड बी बेटर, एटलीस्ट वील बी एबल टू शो द बॉन्ड्स ना इन दैट केस। तो अभी तक वैसे तो आपको ये रट गया होगा मेरे हिसाब से, तो है ना, कि भाई हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है वो कौन बना रहा होता है, बेसिक फ्रेमवर्क कौन बना रहा होता है बच्चे, बेसिक फ्रेमवर्क यहाँ पे कौन फॉर्म करता है, बैकबोन जिसको हम बोलते हैं। बैकबोन क्या होता है बेटा, यहाँ कोई भी आंसर करना चाहेगा। बैकबोन होती है हमारी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की और राइबोज शुगर की, है ना। तो फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर मिलके क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे बैकबोन फॉर्म करते हैं, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग द बैकबोन हियर, राइट। और जो अंदर की तरफ यहाँ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये आपस में करते हैं बॉन्ड फॉर्म, ये क्या करते हैं आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इट कुड बी ए के सामने टी, ए के सामने हमेशा क्या रहता है, टी रहेगा, और बेटा जी आपके सी के सामने हमेशा क्या रहता है, सी के सामने हमेशा जी रहता है, राइट। यही होता है। सो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा स्टूडेंट्स यहाँ कौन फॉर्म कर रहा है, बैकबोन कौन फॉर्म करता है इसकी, डीएनए की, दैट इज योर दिस फॉस्फेट्स एंड शुगर्स, है ना। तो राइबोज शुगर्स और फॉस्फेट ग्रुप्स मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, बैकबोन। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे अंदर की तरफ जो ये बेसेस हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, यस द नाइट्रोजन बेसेस आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स इनसाइड, ठीक है।
providing stability inside in the inner structure of DNA. क्लियर बच्चे? यस और नो? हमेशा एडिनाइन के साथ में, यस, हमेशा एडिनाइन के साथ में कौन पेयर करता है? देयर इज ऑलवेज अ प्योरीन एंड अ पिरिमिडीन. प्योरीन के साथ हमेशा एक पिरिमिडीन ही बॉन्ड फॉर्म करता है एंड वाइस वर्सा. हमेशा एडिनाइन के साथ क्या होता है? थाइमीन. ठीक है, और इन दोनों के बीच में होता है डबल बॉन्ड. और साइटोसिन के साथ हमेशा क्या होता है? गुआनिन. एंड यहाँ पे होता है ट्रिपल बॉन्ड. तो इनके बीच में स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट ये वाला बॉन्ड जिससे दो शुगर्स कनेक्टेड है या दो न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड है, ये कौन सा होता है? दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है, ये पूछा जा सकता है बॉन्ड्स के बारे में. ये कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है. एंड यहाँ पे जो ये वाले बॉन्ड्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, ये वाले कौन से बॉन्ड होते हैं? दीज आर योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. राइट, डन बेटा, आया समझ में? और फिर मैंने आपको पोलैरिटी भी एक्सप्लेन की थी कि देखो इस वाले का 5th कार्बन खाली है, इस वाले का 3rd कार्बन खाली है. तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो गई? 3 to 5 है ना. यहाँ पे एकदम ऑपोजिट, इसका 3rd खाली है कार्बन और इसका 5th खाली है. तो ये हमेशा क्या होते हैं? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं. क्या होते हैं? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं. हमेशा इनकी पोलैरिटी एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहती है. क्लियर? पोलैरिटी इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर. राइट, आया समझ में? अब देखो इसके बाद में बेटा हमने बात की थी कि भाई हमारा फ्रेडरिक मिशर ने वहाँ पे हमें न्यूक्लियन का स्ट्रक्चर दिया था. एंड फर्दर हमारे पास में और जब डेटाज आए तो उससे दो साइंटिस्ट, दे वर वेरी कीन इन द इंटरेस्ट ऑफ डीएनए. कौन से दो साइंटिस्ट थे बेटा? वो दो साइंटिस्ट थे आपके वॉटसन एंड क्रिक. ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक. ये दो साइंटिस्ट ने मिलके क्या किया? ये दो साइंटिस्ट ने मिलके दे गेव, क्या किया? दे गेव द डीएनए डबल हेलिकल मॉडल. ठीक है, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया. यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था स्टूडेंट्स. क्या क्या बताया था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में? बेटा डीएनए का मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि पहली बात जो है डीएनए के अंदर दो डबल स्ट्रैंड्स होती हैं. ठीक है, जिसमें से आपकी पोलैरिटी क्या होती है? ऑपोजिट होती है इन बोथ द स्ट्रैंड्स. राइट, बीच में यहाँ पे क्या होते हैं? वी हैव दी बेस पेयरिंग इन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है. क्या क्या फीचर्स थे बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के? चलो देखते हैं. सबसे पहले भाई ये बताया था कि इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसमें कि दोनों स्ट्रैंड्स कैसी होती हैं? एंटी पैरेलल होती हैं, है ना. आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट पोलैरिटी यहाँ होती है. कैसी होती है? एंटी पैरेलल पोलैरिटी हमको यहाँ दिखती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, और क्या हमने देखा था यहाँ पे? नेक्स्ट ये देखा था कि देयर इज दिस डिस्टेंस. ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को जहाँ पे ये एक कंप्लीट टर्न लेता है ना. So this distance of a DNA in which it is taking a complete turn is known as your pitch. right, इसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं. अच्छा, टर्न क्यों ले रहा है ये? क्योंकि हमारा जो ये डीएनए होता है इट्स ए डबल स्टैंडर्ड लैडर लाइक स्ट्रक्चर. लैडर होती है ना ऐसा, बट ये लैडर कैसी है? इट इज ट्विस्टेड इन द राइट हैंडेड फैशन. ठीक है, तो जैसे राइट हैंड में आप ऐसे 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 करके एक सीढ़ी को घुमा दो. मतलब लकड़ी की सीढ़ी तो नहीं घूमेगी, मान लो अगर कोई रबड़ की है तो हमने घुमा दी, है ना, राइट की तरफ. तो दिस इज हेलिकली कॉइल्ड
एंड दैट टू इन द राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, तो हमारे पास कई तरह के डीएनए होते हैं, बी डीएनए, डी डीएनए, जी डीएनए, उनमें कोई राइट घूमता है कोई लेफ्ट घूमता है, तो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज डीएनए की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ राइट हैंडेड फैशन में घूम रहा है। ठीक है, हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना यहाँ पे, इट इज टर्निंग इन द राइट हैंडेड फैशन। ओके बेटा, पिच क्या है यहाँ पे, पिच इज द डिस्टेंस of DNA in which it is taking a complete turn. It is taking a complete turn. ठीक है, क्या कर रहे हैं वहां पे, एक पूरा कंप्लीट टर्न ले रहा है। राइट, इस टर्न को, जहां पे कंप्लीट टर्न ये ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। और ये डिस्टेंस कितना होता है बेटा, दिस इज 3.4 नैनोमीटर। कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, कितना होता है बेटा, 3.4 नैनोमीटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ बेसेस इन दिस, कितने नंबर ऑफ बेसेस होते हैं यहाँ पे, तो ये पिच तो होता है 3.4 नैनोमीटर, और इसके अंदर टोटल कितने 10 बेस पेयर्स होते हैं एक पिच के अंदर, नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर काउंट करें तो यानी डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर वुड बी कितना हो जाएगा, 3.4 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.34 नैनोमीटर वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर। देखो बेटा ये कितना हो गया, नैनोमीटर को कैसे लिखते हैं आप जानते हैं ना, मेरी तो फिजिक्स मैथ सब खराब हो चुकी है, बट आई रियली होप आपकी सही हो। तो मैंने ये सही लिखा है ना, इंटू 10 टू द पावर -9 ही होता है ना। ठीक है, माइक्रो इज 10 टू द पावर -6 एंड नैनो इज 10 टू द पावर -9, राइट। सो दिस इज योर 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये नंबर याद करना, अभी आगे काम आएगा जब आज पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। ओके, चलो डन, आगे इतनी बात समझ में। ऑल्सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर में एक स्टेबिलिटी होती है, और उस स्टेबिलिटी के पीछे का रीजन क्या है, व्हाई इज इट स्टेबल। सो स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय, एक तो दो है, दो रीजन होते हैं स्टेबिलिटी के। जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बिटवीन योर बेस पेयर्स, ठीक है, एंड दूसरा कि यहाँ पे जो बेसिस है स्टूडेंट्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं। ठीक है, ड्यू टू दी स्टैकिंग ऑफ पैरेलल स्टैकिंग, और वी कैन से एक के ऊपर एक स्टैकिंग है ना, पैरेलल स्टैकिंग ऑफ योर नाइट्रोजन बेसिस। तो ये नाइट्रोजन बेसिस एक के ऊपर एक पैरेलली स्टैक्ड है भैया, तो ऑब्वियसली दे विल बी हाईली स्टेबल, है ना, हाईली स्टेबल, स्टेबिलिटी इनकी अच्छी खासी होने वाली है। हो गया जी, डन यहाँ तक। आर वी गाइज डन, यस और नो। चलिए देन, ग्रेट, आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं और आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब आप बोलोगे भाई डीएनए को क्यों पैक करना है, चलिए मैं बताती हूँ। तो बेटा अब आप देखो, अब आप ही से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। पैकेजिंग ऑफ योर डीएनए, क्यों करना है हमको डीएनए को पैक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डीएनए का लेंथ कितना होता है, ह्यूमन डीएनए की चलो बात कर लेते हैं। ह्यूमन डीएनए नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, लेंथ बताओ, लेंथ इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर्स, बेस पेयर्स के टर्म में कितनी लेंथ होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर, है ना।
और हमारे पास बच्चे टोटल कितने बेस पेयर होते हैं? बेसिकली बेस पेयर कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है मीटर की टर्म्स में, मीटर में कैसे निकालेंगे बच्चे? अभी मैंने आपको बताया ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है? दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ये दो बेस पेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर है ना, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब देखो, अगर टोटल इतने बेस पेयर्स हैं और उन सभी के बीच में इतने मीटर का डिस्टेंस है, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ लेंथ बिटवीन टू बेस पेयर से, तो क्या लगता है हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में? बिल्कुल आ जाएगा। सो देखो, -9 नैनोमीटर आपका हो गया, ठीक है। ओह सॉरी, दिस वाज 9, माय बैड, ठीक है, दिस वाज 9। अभी क्या, +9 वाला -9 वाला को काट दो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डज इट कम समवेयर अराउंड योर, कितना आता है? समवेयर अराउंड 2 मीटर आएगा, है ना, समवेयर अराउंड 2 मीटर आता है। ये भी करना पड़ेगा, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 2.2 मीटर के लगभग आता है ये, ठीक है, 2.2 मीटर के लगभग हमारा डीएनए का लेंथ आता है। अब आप सोचो, हमारा ये 2.2 मीटर कितना होता है भाई? 2-2.5 मीटर, 2-2.25 मीटर, आप समझ रहे हो कितना लंबा? इतना लंबा डीएनए है। अब इतना लंबा डीएनए को एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के भी अंदर, न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। क्या करना है बेटा हमको? छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के भी न्यूक्लियस के अंदर हमको इसको 2-2.25 मीटर के डीएनए को फिट करना है। तो क्या लगता है, इसको पैक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो भाई वो बॉडी से निकल के बाहर फैलेगा, पता नहीं क्या ही बनाएगा, समझ गए, है ना। अब हमारे जो सेल बेटा होता है, सेल का न्यूक्लियस का डायमीटर बताऊं कितना है? हमारे जो सेल के न्यूक्लियस का डायामीटर होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। मान लो 1 माइक्रोमीटर जितना इसका डाया है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इसका लगभग डाया होता है हमारे न्यूक्लियस का। हाँ, अब न्यूक्लियस है इतना छुट्टू सा, माइक्रोमीटर में आ रहा है बेचारा, यस, एंड लेंथ ऑफ डीएनए आ रहा है मीटर्स में, वो भी 2-2.25 मीटर। तो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा डीएनए बहुत बड़ा होता है और इसको हमें समेट कर एक छोटे से सेल के अंदर भी उसके न्यूक्लियस के अंदर पैक करने की ज़रूरत होती है। समझ गए? वाई वी नीड टू पैक दी डीएनए, ये हमारा किसका आंसर हो गया कि वाई, क्यों करना है हमको पैकेजिंग। समझ में आई इतनी बात? अब देखते हैं कि पैकेजिंग होती कैसे है, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसे पैकेजिंग होती है। तो बेटा हम प्रोकैरियोट्स में भी पैकेजिंग को पढ़ेंगे और यूकैरियोट्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स आल्सो एज वेल एज यूकैरियोट्स आल्सो। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स बेटा पता है ना किसकी बात हो रही है? यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर स्टूडेंट्स पैकेजिंग कैसे होती है? वहां पे हमारा जो डीएनए होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। यूकैरियोट्स में भी ऐसे ही होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड ही होता है। एंड हमारा जो यहाँ पे पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर सम पैकेजिंग प्रोटीन्स, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस तरीके से ये थोड़ा सा वहां पे न्यूट्रलिज्म मेंटेन करके रखते हैं, है ना। बैक्टीरिया का अगर आपको डायग्राम याद होगा, इफ दिस इज द बैक्टीरियल सेल, तो बेटा इसका जेनेटिक मटेरियल हमेशा यहाँ सेंटर में इस तरह पड़ा रहता है। देयर इज नो न्यूक्लियस ऑफ कोर्स,
but definitely there is a region, a specified region where this genetic material is present, है ना. एक specified region तो होता ही है. ये आपका क्या है, this is your genetic material, your DNA, ठीक है. और ये किस रीजन में रहता है, कोई बता सकता है क्या रीजन होता है बैक्टीरिया का, क्या रीजन है जहां पे वो लोकेटेड है डीएनए, दैट इज योर न्यूक्लियोइड रीजन. बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन योर बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में कोई हिस्टोन नहीं होता. नो, इट इज नॉट अ हिस्टोन. प्लीज करेक्ट योरसेल्फ. हिस्टोन प्रोटीन्स आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स. हम यहाँ बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं बच्चा, ठीक है. तो यहाँ पे लिख देती हूँ एक स्टार मार्किंग ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो. यहाँ पे पैकेजिंग प्रोटीन्स टर्म मैंने इसीलिए यूज किया है, नहीं तो मैं बता देती हिस्टोन, है ना. दीज आर नॉट हिस्टोन. हिस्टोन्स आर इन योर यूकैरियोट्स. ये हिस्टोन जैसे ही है बट हिस्टोन नहीं है. हिस्टोन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है. इसको भी नोट कर लेना आप लोग. आई बात समझ में. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनकी पैकेजिंग होती कैसे है. चलिए बताती हूँ वन बाय वन. देखो, these are basically क्या होते हैं ना, प्रोटीन्स हैं. अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है, इस तरह के पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास में which are positively charged, ठीक है. ये क्या है, पैकेजिंग प्रोटीन्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. लिख देती हूँ यहाँ पे, these are the proteins, ठीक है. ये भी और ये भी बच्चा, ये दोनों. नेक्स्ट अब हम बनाते हैं अपना यहाँ पे डीएनए, ठीक है. तो डीएनए कैसा है, डीएनए इज समवॉट कॉइल्ड ऑफ कोर्स. देखो बच्चे क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारे प्रोटीन है और इसके अराउंड हमारा ये डीएनए पैक्ड है. क्या है, दिस इज दी डीएनए व्हिच इज बीइंग कॉइल्ड अराउंड इट. ऐसे इसको ये कॉइल करता जाएगा. अब यही स्ट्रक्चर और ज्यादा थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव हो जाता है. और बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या बना देता है, इस तरह से लूप बनाने लगता है. क्या बनाने लगता है, इस तरह से ये लूप बनाने लगता है. ठीक है, ये क्या बना देगा, इस तरह से यहाँ पे लूप बनाएगा. समझने की कोशिश करना थोड़ा थोड़ा. तो बेटा क्या हुआ, अभी ये और ज्यादा एक्सटेंसिव हुआ. डिड यू अंडरस्टूड. ये प्रोटीन जिसके अराउंड डीएनए कॉइल्ड है, अब ये और ज्यादा, मैं इसको क्या दिखा रही हूँ, इस तरह से ये पैक्ड होता है. मैं इस एरो को उल्टा करके दिखाऊं तो आप ज्यादा बेटर समझोगे, ठीक है. क्या है बेसिकली, ये ऐसा लूप जैसा बना देता है. क्या बना देता है, ये लूप जैसा बना देता है. और बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास होते हैं इस तरह के लूप एंकर्स जो कि इस लूप को बनाने में हेल्प कर रहे हैं. दीज आर लूप एंकर्स, ठीक है. अब फर्दर
अब और देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली कहाँ से आया है, देखो नाउ स्टूडेंट्स, यही जो लूपिंग है ये बेसिकली इस तरह से लूप्ड होते हैं, just to make you guys understand कि it is still the DNA and your proteins only, है ना, वही स्ट्रक्चर्स है। और ये बेटा मैंने यहाँ पे ये एंकर्स भी दिखा दिए, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो हमारा जो डीएनए होता है, हमारा नहीं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया, दोबारा से बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है एकदम सेंटर में पड़ा होता है उसके न्यूक्लियोइड रीजन में, ठीक है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो बेटा, इस तरह का लूप्ड फॉर्म्स बनाता है। क्या बनाता है, लूप्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इस तरह से, है ना। ऐसे लूप्ड स्ट्रक्चर्स हमको वहां पे देखने को मिलते हैं, किसके, डीएनए के। हमारा डीएनए इस तरह से लूप्ड पैकेजिंग में होता है इन बैक्टीरिया। अब एक लूप मैंने आपको इसमें से खोल के बताया कि भाई एक लूप निकाल के दिखाती हूँ, इसमें क्या है। इस लूप के अंदर क्या था बेटा, पहले तो यहाँ पे एक एंकर होता है जो इस लूप को यहाँ अटैच कर रहा है, मतलब लूप बनाने के लिए यू नीड सम एंकर, राइट। एंड इसको फिर मैंने फिर से आपको खोल के दिखाया, इसका एक सेगमेंट मैंने फिर से खोल के आपको दिखाया कि बेटा इसमें है क्या। इसी में आपके ये प्रोटीन्स हैं विच आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसी के अराउंड हमारा ये पूरा का पूरा डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है वो कॉइल्ड रहता है। आगे बात समझ में, एक बार जरा मुझे फटाफट से एक्नॉलेज करके बताओ कि समझ में आया या नहीं आया, या मेरी मेहनत वेस्ट चली गई। जल्दी से बता दो फटाफट से, टिल दैट आई एम स्क्रोलिंग थोड़ा देखने के लिए भाई किस किस का क्या कमेंट है, किसी का मिस तो नहीं हुआ, ठीक है। फाइन स्टूडेंट्स, जल्दी क्विकली लेट मी नो। यस एवरीवन, बताइए आ गया सभी को समझ में, हाँ या नहीं। हैव यू गाइज अंडरस्टूड, यस और नो। शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े। समझाने आया मैम, समझ में आया। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आपने ये लिखा है कि समझ में आ गया मैम, ठीक है, ग्रेट, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो होगी बेटा बैक्टीरिया की बात, ठीक है। ये सारी चीज ना जो मैंने यहाँ बना के दिखाया है, आपका एनसीईआरटी में बना के नहीं दिखाया हुआ, डायग्राम नहीं दिया है, बट एक छोटे से पैराग्राफ में ये सारी इंफॉर्मेशन दी जरूर गई है, इसीलिए मैंने आपको उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यहाँ से सवाल ज्यादा आते हैं तो इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। इन यूकैरियोट्स बोले तो हमारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया सभी में, ठीक है। डन बच्चे, क्लियर। बीड स्टोन नहीं होता, वो बीड ऑन स्ट्रिंग्स होता है, वो बीड स्टोन नहीं होता, इट इज बीड ऑन स्ट्रिंग्स। और वो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बेटा हम बैक्टीरिया में यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं यूकैरियोट्स के क्रोमैटिन के लिए, अभी समझाऊंगी, ठीक है। ये हम बीड ऑन स्ट्रिंग जो शब्द यूज करते हैं वो यूकैरियोट्स में करते हैं फॉर द क्रोमैटिन, नॉट इन द प्रोकैरियोट्स, ठीक है।
है तो खैर वैसा ही, वो भी सेम ही है, आप सही हो एक तरीके से, बट लेट्स जस्ट गो विद द एनसीईआरटी यार। एनसीईआरटी फिर बोल देगी देखो एनसीईआरटी में लिखा था बीड ऑन स्ट्रिंग, तो इट वुड बी बीड ऑन स्ट्रिंग। चलिए बढ़े आगे। ऑलराइट, यूकैरियोट्स पे आ जाते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या खास बात होती है, यहाँ पे भी आपका जो डीएनए तो है वो तो नेगेटिवली ही चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं, पैकेजिंग प्रोटीन्स, इनका स्पेशल नाम है, क्या नाम है, दीज आर योर हिस्टोन प्रोटीन्स। बेटा ध्यान रखना, हिस्टोन सिर्फ हम यूकैरियोट्स में यूज करते हैं, मैंने ये बात आपको कई बार आज की क्लास में बता दी, अब गलती मत करना, ठीक है। ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड से बना होता है ये, दैट इज योर लाइसीन एंड आर्जिनिन। नोट करते जाओ, मार्क करते जाओ, इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइसीन और आर्जिनिन का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में खोल के देख लेना, वहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसकी जो सी चेन होती है, आर ग्रुप होता है बेसिकली, दैट इज हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, है ना। तो ये बेसिक अमाइनो एसिड्स में आते हैं, और उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स भी क्या हो जाते हैं, बेसिक हो जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर, डन। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पे हिस्टोन के स्ट्रक्चर की। अब इसको थोड़ा सा बताती हूँ। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, इट इज बेसिकली एन ऑक्टामर। क्या होता है ये, एक ऑक्टामर होता है। ये 8 सब यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। किससे मिलके बना होता है, 8 सब यूनिट से। कौन कौन सी सब यूनिट्स होती है स्टूडेंट्स, वी हैव बेसिकली जो ऑक्टामर को बना रही होती है ना, वो वाली सब यूनिट्स होती है H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये सभी 4-4 के ग्रुप में इस तरह प्रेजेंट होते हैं। देखो एक मतलब आप इस तरह से एक डायग्राम समझने की कोशिश करना, 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज H2A, this is H2B, this is your H3 and this is H4। इसी तरह आपका मतलब पीछे की तरफ भी होगा, आप समझ रहे हैं। ये 4 हो गए और 3D में देखो तो 8 हो गए, समझे वैसा। और इसी के अराउंड हमारा डीएनए क्या होता है, कॉइल्ड होता है। हमारा डीएनए इसी के अराउंड इस तरह से घूम के आएगा, और इसी के अराउंड पैकेजिंग डीएनए की होती है, ठीक है। इसी के अराउंड हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए पैक्ड होता है, राइट। बेटा हिस्टोन का एक पार्ट और भी होता है, एक यूनिट और भी होती है, जिसको हम कहते हैं H1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक H1 भी ऐड कर लेना, बट H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब है 8 यूनिट्स ओनली। H1 यहाँ पे क्या करता है, H1 is responsible for basically connecting the DNA and stabilizing your chromatin, है ना। इसको हम लिंकर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लिंकर भी बोलते हैं। यहाँ लिख रही हूँ, H1 को हम लिंकर भी कहते हैं। इट इज फॉर लिंकिंग द DNA with your nucleosome and stabilizing the chromatin, ठीक है। क्रोमैटिन को स्टेबिलाइज करने के लिए ये है। आई बात समझ में, यस और नो बच्चों, समझ में आ गई। चलो आ जाओ, अब आपको मैं दिखाती हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर, सॉरी इसका हिस्टोन का स्ट्रक्चर। अब आपको 3D में देखो ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा।
Now you will understand it very nicely in the case of your histone protein. कहाँ गया? अभी I'll open it for you guys. Okay? देखो अभी जो स्ट्रक्चर आप 2D में नहीं समझ पा रहे थे, now I'll be teaching you the same structure in 3D, right? चलिए देखते हैं. मैं पहले आपको न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. डीएनए का स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. डीएनए इस तरह से रहता है. ये देखो बच्चा, कैन यू सी हाउ मेनी यूनिट्स, कैन यू सी इन दिस, कितने यूनिट्स आपको दिख रही हैं? देखो ये 1 2 3 4 है ना. अभी जब मैं डायग्राम बना रही थी, मैं सिर्फ इस तरह से मैं 4 ही दिखा पा रही थी, है ना. जब हम 2D में देखते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राइट. सो आई वॉज ओनली एबल टू शो यू द 4 यूनिट्स. बट अगर इसको मैं घुमाती हूँ तो देखो यहाँ पे 2 और 2 और, इस तरह से 4 यूनिट्स होती है न्यूक्लियोसोम की. ये हमारा स्टूडेंट्स H1 है. दिस इज द H1, दिस इज द लिंकर हियर. और ये हमारा जो ब्लू कलर का थ्रेड जैसा, देखो इसके अंदर से ही जा रहा है. कैन यू सी दिस? ये डीएनए इसके अंदर से ही जा रहा है. अब देखो मतलब एक कैसा है ना, जैसे सुई के अंदर जब हम धागा डालते हैं तो वहां पे वो परमानेंट रहता है, बिल्कुल वैसे ही जब इसके अंदर से होते हुए डीएनए जाएगा तो भाई डीएनए विल बी सिक्योर्ड ना. अच्छे से पैकेजिंग होगी, उसके अराउंड घुमा दिया एंड देन यहाँ पे आके फिर से एक सुई उसके अंदर डाल दी है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद मी. मैं बहुत देसी भाषा में बात कर रही हूँ बिकॉज हम सभी के घर पे मम्मियाँ सुई के अंदर डालती है ना. ऑल्दो मुझसे आज तक नहीं डाला वो अलग बात है, बट दिस हैपेंस, राइट. अब देखो ये देखो पूरे हिस्टोन के अराउंड इस तरह से कॉइलिंग कॉइलिंग कॉइलिंग. हाँ जी बच्चे, आया ना समझ में? ठीक है, इस तरह से कॉइलिंग होती है. क्लियर हो गया? आया सबको समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है. चलो और देखते हैं और कौन सा हम डायग्राम यहाँ रिलेट कर सकते हैं. ये देखो डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाओ एक बारी. चलो डीएनए का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. देखो इस तरह से 2 स्ट्रैंड्स होती है हेलिकली कॉइल्ड. देखो घुमा रही हूँ ना राइट हैंडेड फैशन में. आपको पता है हमारे पास में विंड चार्म्स भी होते हैं ऐसे ट्विस्टिंग वाले. अब अभी नहीं मुझे पता, पर जब हम छोटे थे तब बहुत चलते थे वो ऐसे ट्विस्टेड वाले विंड चार्म्स, है ना. तो उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ट्विस्टेड. ये देखो ये हमारी यहाँ पे बेसिस की बीच में बॉन्डिंग दिखा रखी, ठीक है. इस तरह से ये बॉन्डेड होते हैं और इस तरह से कुछ हमारा डीएनए नजर आता है. यस क्लियर. चलो और देखते हैं क्रोमोसोम की पैकेजिंग देखते हैं. चलो देखो मैंने अभी मैं आपको समझाऊंगी ये वाला पॉइंट, ठीक है. देखो सी, पहले आप इनिशियली फोकस करना डीएनए पे. डीएनए इस तरह से होता है बच्चे, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है. यस है ना. यही डीएनए देखो यहाँ पे जाके ना पर्पल कलर से दिखा दिया, मतलब इनिशियली बहुत जूम करके दिखाया था डीएनए का स्ट्रक्चर, अब पर्पल करके उस डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा छोटा कर दिया है ना. अब देखो यही डीएनए क्या कर रहा है इस न्यूक्लियोसोम के अराउंड, मतलब इस हिस्टोन के प्रोटीन के अराउंड क्या कर रहा है, कॉइल कर रहा है ना. कॉइल करता है, कॉइल करता है, कॉइल करता है. कॉइल करते करते ये खुद ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जो बीड ऑन स्ट्रिंग जैसा नजर आता है, यानी क्रोमैटिन जैसा. और फिर बेटा ये और ज्यादा प्रोफ्यूजली इस तरह देखो सारे हमारे न्यूक्लियोसोम धीरे 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 जो है और ज्यादा क्या करते हैं, ये इस तरह से क्रोमैटिन फाइबर बनाता है. अभी आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, दोबारा आ जाऊंगी मैं इस डायग्राम पे. फिर क्रोमैटिन फाइबर बनाता है एंड फाइनली हमारे पास में इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. ये और ज्यादा प्रोफ्यूजली कॉइल होते चले जाएंगे, होते
यानी आप सिंपल से देखो, अगर मैं एक क्रोमोसोम की बात करूं, उसको खोल के निकालूं तो उसमें एक धागा है, और उस धागे के अंदर बेसिकली क्या है, उस धागे का, और अगर मैं खोल के देखूं तो वो सारे धागे छोटे छोटे ऊन के गोलों की तरह रैप्ड हैं, किसके अराउंड, इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड। और फिर मैंने उसको और खोल के अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करी तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अभी बेटा इसी डीएनए को हमने पैक कर दिया किसमें, इन क्रोमोसोम की शेप वाले स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, आया समझ? लेट मी जस्ट चेक इफ आई कैन शो यू मोर डायग्राम्स टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। चलो ये तो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, डीएनए की चेन, वो भी देख लेते हैं। आई गेस ये तो हमने लास्ट क्लास में दिखा दिया था आपको, है ना? आई शोड यू दिस इन द लास्ट क्लास। ठीक है, ये सब तो हम देख चुके हैं, राइट? चलिए, ओके, लेट्स कम बैक टू द स्लाइड्स। या तो बेटा जो एक्चुअल में ये जो हमारा बेसिकली दिस हिस्टोन प्रोटीन है, और उसके अराउंड इस तरह से, है ना, उसके अराउंड इस तरह से डीएनए पैक्ड होता है, राइट? इस स्ट्रक्चर को, जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, उस पे आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोसोम लिखा होता, क्या लिखा होता? न्यूक्लियोसोम। तो वाई न्यूक्लियोसोम? क्योंकि एक्चुअल में ये न्यूक्लियोसोम ही होता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा हिस्टोन का प्रोटीन है बेटा। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है, इसके पास में 8 यूनिट्स है। आई एम नॉट ड्रॉइंग दोज यूनिट्स, आप समझ जाना ये ऑक्टामर से बना है, या मैं इसको इसकी जगह ऐसा वाला स्ट्रक्चर ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए। ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, ठीक है। इसके पास में 8 यूनिट्स हैं, हम अच्छे से जानते हैं, और पीछे से भी होंगी, ठीक है। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड नाउ, अब मैंने 3D दिखा दिया। और यहाँ पे क्या होता है, वी हैव दिस लिंकर प्रोटीन, अभी हमने देख लिया लिंकर यूनिट, दैट इज योर H1, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये हमारी H1 है, दिस वन इज H1, दैट इज अ लिंकर। अब हमारा जो डीएनए होता है, यहाँ से आएगा, इस तरह से पीछे से कॉइल होगा, है ना, फिर इधर से कॉइल होगा, फिर इधर से कॉइल होगा, फिर इधर से, और इधर से निकल जाएगा, राइट? ठीक है, यही होता है स्ट्रक्चर बेटा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, अगेन स्टूडेंट्स, क्या होने वाले हैं, आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, जिसके बीच बीच में आपके हिस्टोन प्रोटीन्स इस तरह आते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा डीएनए हो गया, है ना, ये इसके अराउंड कॉइल होगा, डीएनए है, यहाँ से कॉइलिंग कॉइलिंग कॉइलिंग, फिर इधर, फिर कॉइलिंग कॉइलिंग, फिर इधर, फिर कॉइलिंग कॉइलिंग, फिर इधर। तो ये बेसिकली बहुत सारे हिस्टोन्स जो हैं, उन मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि किस तरह से सारे हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए को कॉइल करके रखते हैं। और बेटा जब हमारे पास इतने सारे क्या आ जाते हैं, हिस्टोन्स आ जाते हैं, और उनके साथ में डीएनए, ठीक है, इन प्रोटीन्स प्लस डीएनए के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को हम? क्रोमैटिन। अभी देखो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे लड़कियां माला नहीं पहनती, एक पतली सी स्ट्रिंग होती है, उस पर छोटे छोटे बीड्स होते हैं, है ना, वैसी ही लग रही है ना। इसीलिए हम इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जो अभी बच्ची नवजोत ने बोला था, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, इसको हम इसीलिए कहते हैं, राइट? क्लियर हो गई बात? यस और नो, हैव यू अंडरस्टूड? आया क्रोमैटिन समझ में? अभी बेटा यही क्रोमैटिन बाद में जाके क्या बनाते हैं, और प्रोफ्यूजली कंबाइन होके क्रोमैटिन फाइबर्स बनाएंगे, और फिर बना देते हैं वहां से एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई दिया था,
किस तरह से ये फॉर्म हो जाते हैं. क्लियर हाउ दे आर फॉर्म्ड, आई जस्ट टोल्ड यू. राइट बेटा. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोजोम आएगा यहाँ पे, इट इज क्रोमोजोम. बेटा ये जो यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोजोम की जो कॉन्डेंसेशन होती है ना, जो एकदम टाइट वाली कॉन्डेंसेशन है जिसमें हमको क्लियरली क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, वो होता है आपके सेल डिवीजन के मेटाफेज के अंदर. आप लोग सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो मेटाफेज में क्या होता है ना, मेटाफेज के अंदर हमारे सारे क्रोमोसोम्स इस तरह से क्लियरली विजिबल. आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे कि इन विच स्टेज आर दी क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल. तो क्लियरली विजिबल कहाँ होते हैं? क्लियरली विजिबल हमारे मेटाफेज में होते हैं, जहां पे ये मेटा प्लेट पे यानी इक्वेटोरियल प्लेट पे आके खुद को अरेंज कर लेते हैं. तो बेटा जी ये जो यहाँ पे ये वाली जो कंडेंसेशन होती है, ये कौन से फेज में होती है, क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस कंडेंसेशन occurs at मेटाफेज. ठीक है, कौन से फेज में होता है? मेटाफेज में होती है. क्लियर हो गई बात? सभी को समझ में आ गया? चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हमारे इस जेनेटिक मटेरियल पे. ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट, इसको फर्दर पैकेजिंग के लिए हमारे पास और भी प्रोटीन्स चाहिए होते हैं. एक प्रोटीन का नाम और लिखा हुआ है, दैट इज योर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए. तो फर्दर पैकेजिंग के लिए हमको और क्या चाहिए होते हैं? ये आ सकता है, पूछ सकते हैं कि और कौन से प्रोटीन चाहिए होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर हिस्टोन्स. सो दोज आर योर NHP, है ना, नॉन हिस्टोन. हाँ जी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सटेंसिव पैकेजिंग, राइट. तो यहाँ पे जब हमको फर्दर और ज्यादा एक्सटेंसिव पैकेजिंग करानी है, उसके लिए हमको क्या चाहिए? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. ठीक है. अब बेटा हम बात कर लेते हैं हमारा ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है. नाउ दिस इज बेसिकली, यहाँ पे जो क्रोमैटिन है हमारे पास दो तरीके का होता है. वी हैव, ज्यादा थिकनेस हो गई है, we have euchromatin and we have heterochromatin. हमारे पास एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन. बेटा जब हम यूक्रोमैटिन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अगर हम इसकी स्टेनिंग देखते हैं तो ये लाइटली स्टेन्ड होता है. कैसा होता है? लाइटली स्टेन्ड. ठीक है, स्टेनिंग बहुत लाइट मिलेगी इसकी, और साथ साथ में दिस इज हैविंग वेरी लेस डेंसिटी, है ना. तो ये क्या होगा, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इट इज लूजली पैक्ड, इट इज लूजली पैक्ड देयर. और क्योंकि ये लूजली पैक्ड है तो इसके जो जेनेटिक स्ट्रैंड्स होते हैं वो फर्दर आपके ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल होते हैं. अभी मैं आपको समझाऊंगी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. ठीक है, इनिशियली मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा में बताया था, जहाँ mRNA से प्रोटीन्स बनते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. इसके पूरे प्रोसेस को हम इस चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे. तो अभी आप इतना समझ लो, क्योंकि बेटा ये खुला खुला होता है ना, तो इसके स्ट्रैंड्स अवेलेबल होते हैं एंजाइम्स के लिए फॉर ट्रांसक्रिप्शन. सो हेंस इट इज more available for transcriptionally more active, we can say it is transcriptionally more active.
राइट। हेट्रोक्रोमैटिन की अगर बात करें, ये कैसा होता है, डार्कली स्टेन्ड होता है, और दिस इज टाइटली पैक्ड, बहुत टाइट पैकिंग होती है इसकी, टाइटली पैक्ड होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा लेस एक्टिव होता है। ठीक है, क्लियर, डन, ऑल राइट। तो बेटा यहाँ तक हमने क्या कर लिया, डीएनए के बारे में पढ़ लिया और उसकी पैकेजिंग हमने देख ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। हम अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे, है ना, हमारे जितने भी साइंटिस्ट थे, चाहे मेंडल हो या फिर आपके टीएच मॉर्गन हो या कोई भी, जितने भी साइंटिस्ट अभी तक हमने पढ़े थे, ठीक है, चाहे सटन एंड बोवराय है आपका, उन सभी ने क्या किया था स्टूडेंट्स, दे जस्ट वर्कड ऑन दी इनहेरिटेंस। उन्होंने ये बताया कि इनहेरिटेंस हो रहा है और ऐसे ऐसे हो रहा है, बट फिर भी हमको अभी तक भी बायोकेमिकल नेचर नहीं पता था जेनेटिक मटेरियल का क्या है ना, क्या वो ऐसा प्रिंसिपल है व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इनहेरिटेंस, राइट। तो हमको ये देखना था कि वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है, राइट। उसके लिए सबसे पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, ग्रिफिथ। ठीक है, क्या नाम था भाई, ग्रिफिथ। He performed a transforming experiment करा था बेसिकली उन्होंने, और वहीं से अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। ही बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहीं से क्या दिया था स्टूडेंट्स इन्होंने, he basically told about that particular structure which was responsible for ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इन देयर बैक्टीरिया। हुआ क्या था, वो ना अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ग्रिफिथ जी was doing some experiment with his experimental model that was streptococcus pneumoniae। किसके ऊपर काम कर रहे थे ये काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर। ये वही बैक्टीरिया है, आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, अगर सोचा है तो आप एकदम सही हैं, ये वही बैक्टीरिया है दैट कॉजेज निमोनिया। ठीक है भाई, ये वही बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया कॉज करता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारा ग्रिफिथ जब अपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, ही बेसिकली सॉ सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग that was going on within the bacterial colonies. Now he tried to experiment it in some other form and was trying to see कि भाई क्या actually reason होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था that was basically with the help of your streptococcus on your mice, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो निमोनिया का बैक्टीरिया है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसकी बेसिकली 2 स्ट्रेन्स होती हैं। क्या होती है, इसकी 2 तरह की स्ट्रेन्स। आपको स्ट्रेन्स पता है ना, रटते तो नहीं हो ना चीज़ों को, रट्टा तो नहीं खेलते ना आप लोग बायो में, तो आप स्ट्रेन सुन ले तो पता होता नहीं है। तो बेसिकली बैक्टीरिया की जो अलग अलग स्ट्रेन का मतलब होता है वैरायटी, बेसिकली स्ट्रेन यहाँ का मतलब है वैरायटी। अब एक इसका स्ट्रेन कैसा था, उसको बोला गया एस स्ट्रेन और एक को बोला गया आर स्ट्रेन। एस क्यों बोला भाई, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा सा स्मूथ था, शाइनी सी कॉलोनी थी, है ना। और आर क्यों बोला गया, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा रफ सी कॉलोनी थी, तो इसीलिए उसको आर स्ट्रेन बोला गया। ठीक है बच्चे, अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एस स्ट्रेन जो कि स्मूथ शाइनी स्ट्रेन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था जिसकी वजह से ये शाइनी था,
आपकी म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी? म्यूकस की कोटिंग। ठीक है, देयर वाज दिस म्यूकस कोटिंग विच वाज प्रेजेंट, और ये कोई नॉर्मल म्यूकस कोटिंग नहीं थी। इसकी वजह से ही ये बैक्टीरिया कैसा हो रहा था? विर्यूलेंट। क्या हो रहा था? विर्यूलेंट। विर्यूलेंट का मतलब होता है, यहां लिख रही हूं, विर्यूलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, है ना, यानी जानलेवा, घातक। ठीक है ना, तो विर्यूलेंट है ये, राइट। और दूसरा वाला क्या था बेटा? यहाँ पे इस तरह का कोई कोटिंग नहीं था, इसीलिए ये रफ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नो कोटिंग, यहाँ पे नो कोटिंग, हेंस ये कैसा था भाई? ये था नॉन विर्यूलेंट। हाउ वाज इट? इट वाज नॉन विर्यूलेंट। ठीक है, ये विर्यूलेंट नहीं था, इट वाज नॉन विर्यूलेंट। फाइन। अब देखिए भाई आगे क्या हुआ। इन्हीं बैक्टीरिया के साथ उन्होंने खेला। ठीक है, क्या खेला? चूहे के साथ खेला बेसिकली। चलो अब मैं बताती हूँ कैसे खेला। सो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो भाई ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इनिशियली स्टूडेंट्स सबसे पहले आर स्ट्रेन कौन सा है? नॉन विरुलेंट, यानी ये कोई बीमारी नहीं पहुंचाता, समझ रहे हो। इसको किस में डाला? चूहे में चूहा ये चूहा लग रहा है, चलो छोड़ो, मैं माइज ही लिख देती हूँ। माइज में डाला, क्या हो गई? माइज की डेथ हो गई। सॉरी, आर में तो अलाइव था। ठीक है, नॉन विरुलेंट वाला डाला है ना। ठीक है, आर स्ट्रेन में लिख भी देती हूँ, आर वॉज नॉन विरुलेंट। तो क्या हुआ? उसको अगर चूहे के अंदर इंजेक्ट किया था, कैसे डाला था? इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, इंजेक्ट किया चूहे में तो चूहा जिंदा बच गया। क्यों बच गया जिंदा? क्योंकि ये स्ट्रेन जो था बैक्टीरिया का, इट वॉज नॉट विरुलेंट, इट वॉज नॉर्मल, कुछ बीमारी नहीं फैलाई, कोई निमोनिया नहीं हुआ चूहे को। अब इसने क्या किया भाई? अब हमने यहाँ पे एस स्ट्रेन डाला। एस स्ट्रेन क्या है? एस स्ट्रेन इज विरुलेंट, है ना। एस स्ट्रेन को डाला चूहे के अंदर तो चूहा मर गया, चूहे की डेथ हो गई। सिंपल सी बात है भाई, अगर हम घातक वाला बैक्टीरिया डाल देंगे तो चूहा मर जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया? अब हमने इस एस स्ट्रेन को मार दिया। बोल रहे हो मैम ये क्या कर रहे हो? जी बिल्कुल आपने सही सुना, ग्रिफिथ ने इस एस स्ट्रेन को हीट करके, गर्म करके किल कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? नॉन विरुलेंट। ठीक है, अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डालेंगे तो भैया जब बैक्टीरिया की मौत ही हो गई तो बैक्टीरिया यहाँ पे कोई असर नहीं दिखाएगा और चूहा अपना मजे में जिंदा है, चूहे पे कोई असर नहीं हुआ क्योंकि बैक्टीरिया तो मर चुका है। गड़बड़ तो तब हुई जब इन्होंने हीट किल्ड वाला स्ट्रेन लिया। अब देखना क्या हुआ, हीट किल्ड वाला स्ट्रेन ले लिया और उसके साथ में आपका आर स्ट्रेन लिया। देखो दोनों के इंडिविजुअल रिजल्ट्स देखना एक बारी। जब खाली आर स्ट्रेन डाला तो चूहा जिंदा था, खाली आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तब भी चूहा जिंदा था, और जब आपका हीट किल्ड के साथ साथ आर स्ट्रेन डाल दिया, है ना, हीट किल्ड के साथ साथ आर स्ट्रेन डाल दिया, तब क्या हुआ भाई? उस कंडीशन में क्या होना चाहिए था? जिंदा ही होना चाहिए था ना आपके हिसाब से तो, है ना। पर देखो अचंभे की बात हुई कि यहाँ पे चूहे की डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है? चूहे की डेथ हो जाती है। तो बच्चा इससे क्या पता चल रहा है यहाँ पे? दैट इससे मतलब बेसिकली क्या डिराइव किया गया इससे
ग्रिफिथ ने ये डिराइव किया कि कुछ तो ऐसा था इस वाले हीट, अच्छा मैंने एस नहीं लिखा, सॉरी एस लिख देती हूँ, कुछ तो ऐसा था इस एस ट्रेन, मरे हुए एस ट्रेन के अंदर भी कुछ ऐसा था जो आर के पास चला गया, है ना, और जिसकी वजह से आर विरुलेंट हो गया। आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसा हीट किल्ड वाले एस ट्रेन से आर स्ट्रेन के पास चला गया जिसकी वजह से आर स्ट्रेन विरुलेंट हो गया, राइट, समझे। हीट किल्ड एस ट्रेन से कुछ पास हुआ किसके पास में, आपके आर स्ट्रेन के पास, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, इट बिकेम विरुलेंट, ये बन गया विरुलेंट। तो जाहिर सी बात है क्या ही गया था वहां पे, क्या कंक्लूड किया गया, दैट इट वाज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इससे ग्रिफिथ ने ये पता लगाया कि जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है उससे क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या पता चला, जेनेटिक मटेरियल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। पर बच्चों देखो अभी भी यहाँ पे स्टिल यहाँ पर ये नहीं पता चला कि इस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है ना। इसका जेनेटिक मटेरियल जो ग्रिफिथ का, ये देखो जो ग्रिफिथ जी का जेनेटिक मटेरियल है या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं हम उसको, वो क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, व्हाट इज दिस, इज इट अ डीएनए, इज इट एन आरएनए और इज इट अ प्रोटीन, राइट, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में किया था, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 साइंटिस्ट एक्शन में आए, कौन कौन से, मैककार्टी, एवरी एंड मैकलियोड, ठीक है। इन्होंने मिलके क्या करा, ग्रिफिथ के इस प्रिंसिपल को, इस ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल को खोजने की कोशिश की कि वो क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। कैसे किया, सिंपली स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, जो हमारा एस स्ट्रेन था बैक्टीरिया का, ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल को निकाला, राइट, और उसको अलग अलग ट्यूब्स में डाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, दिस इज हियर, ये भी है, ये भी आ गया, ठीक है। हम ऑब्वियसली इससे ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे, बट हमने क्या कर दिया ना, हमने यहाँ पे कुछ कैटालिटिक एंजाइम्स, मतलब हमने नहीं, ऑब्वियसली इन लोगों ने, दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन 1933 से 44 तक इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट चलाया था भाई, तब जाके डिस्कवर हुआ था। तो इन लोगों ने क्या क्या डाल दिया ना इसमें, इस ट्यूब ए के अंदर इन्होंने एक कैटालिटिक एंजाइम डाला, क्या, दे एडेड आरएनएज, क्या डाल दिया, आरएनएज डाल दिया। ट्यूब बी के अंदर इन्होंने डाल दिया, दे एडेड प्रोटीएज, सारे कैटालिटिक एंजाइम्स डाल दिए, ठीक है। और ट्यूब सी के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, दे एडेड डीएनएज। बेटा ये सभी कैटालिटिक एंजाइम है, जहां कहीं भी आरएनएज डलेगा वो आरएनए को काट देगा, खत्म कर देगा, है ना, क्लीव कर देगा बेसिकली। तो यानी यहाँ पे हमारे पास आरएनए खत्म हो जाएगा, यानी इस ट्यूब में स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या रह जाएगा, सिर्फ इस ट्यूब में हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, डीएनए प्लस प्रोटीन, है ना। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रही हूं मैं। इस ट्यूब में क्या बच जाएगा, प्रोटीन को काट दिया, सिर्फ डीएनए और आरएनए बच गया,
ठीक है, इस ट्यूब में क्या बचा, सिर्फ आरएनए एंड प्रोटीन। देखो जब स्टूडेंट्स इनसे ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की गई तो इस वाली ट्यूब में क्या हुआ था, मतलब इस सॉल्यूशन से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इससे यहां एक बात क्लियर आ गई, आरएनए इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आरएनए को क्लीव करने के बाद भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब आरएनए इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, उसके बिना फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस ट्यूब में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यानी कि हमें प्रोटीन की भी जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन को क्लीव करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोटीन इज ऑल्सो नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लास्ट बच गई ये वाली ट्यूब, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो बेटा अब हमको एकदम क्लियर हो गया कि इट इज ओनली द डीएनए दैट इज योर ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यही यहां से पता चला कि डीएनए वाज एक्चुअली द ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना। इसी की वजह से तो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था कि हीट किल करने के बाद भी चूहे को मार दिया, है ना, एस्ट्रेन ने। डन जी, आया सबको समझ में, हाँ या नहीं बता दो जल्दी से फटाफट से। हैव यू गाइस अंडरस्टूड, यस और नो? इफ यस प्लीज लेट मी नो, और फिर हम करते हैं क्वेश्चंस। यस एवरीवन, आर वी डन? बताओ यार, हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। चलिए, सो आई जस्ट अज्यूम दैट यू गाइज हैव अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा लैग प्रॉब्लम आता है, कमेंट मतलब हम आ गया ना समझ में। चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। लोकेश बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चा है ना, पूरा सब कुछ पढ़ता है, सब समझ के जाता है। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन करते हैं। यस, all right, we also have someone else, Munsifa is also here, okay great. Yeah, which of the following is a feature of heterochromatin? हाँ जी, इनमें से कौन सा हेट्रोक्रोमैटिन का फीचर है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होना। हाँ जी, क्या हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव था? मैंने क्या बताया था, यूक्रोमैटिन ज्यादा एक्टिव होता है ना, सो दिस इज रॉन्ग। लेस कंडेंस्ड एंड मोर एक्सेसिबल, मोर एक्सेसिबल है ये? बिल्कुल भी नहीं। मोर कंडेंस्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एकदम सही है ना। यूक्रोमैटिन इज loosely packed and more available and more transcriptionally active, whereas heterochromatin is very dense, less active and less मतलब available for transcription। हाँ जी, एकदम सही है, absolutely it is option number C, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, during which phase of the cell cycle is DNA most tightly packed into the chromosome? मैंने अभी बताया था आपको। ऑल राइट बेटा, कीप आंसरिंग फास्ट, यस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हाँ जी, किया आंसर कर दो जल्दी से यार प्लीज़, बहुत इजी है, अभी बताया था मैंने आपको।
नहीं हो रहा, सी, यस एब्सोल्युटली, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मेटाफेज के अंदर मैंने बताया था जब इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं उस टाइम पे दे आर मोर कंडेंस्ड एंड मोर अवेलेबल। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिंकर डीएनए इन द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर? हाँ जी, what is the function of the linker DNA in the nucleosome का स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में लिंकर डीएनए का फंक्शन क्या होता है जी? टू बाइंड द हिस्टोन्स टुगेदर? ऑफ कोर्स नो भाई, डीएनए हिस्टोन को बाइंड करने का उसका कोई रोल नहीं है। टू कनेक्ट द एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स? एब्सोल्युटली नो। टू स्टेबलाइज द डीएनए डबल हेलिक्स? देखो, आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन बोथ द स्टेटमेंट्स, ये तो बिल्कुल नहीं है ऑफ कोर्स। देखो, डीएनए को स्टेबिलाइज करने का काम हिस्टोन का नहीं होता। मैंने स्टेबिलाइजेशन किसका बताया था कि ये क्रोमैटिन का स्टेबिलाइज करता है ना, राइट? तो ये दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि न्यूक्लियोसोम्स को कनेक्ट करने में हेल्प कराएगा। Yes, absolutely. Next question. What was the main discovery of Griffith's experiment with the Streptococcus pneumoniae bacteria? कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसको नहीं पता चला था, आरएनए भी नहीं पता चलता। बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू दी ट्रांसफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली, यही पता चला था उसको, ठीक है। उसको बायोकेमिकल नेचर के बारे में नहीं पता चला था, right? He only got to know about the transformation that कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in Griffith's experiment which type of Streptococcus pneumonia was used as the virulent strain? हाँ जी, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कौन सा Streptococcus pneumoniae was the virulent strain? virulent कौन सा था? R था, S था, heat killed, smooth strain, डायरेक्टली विरुलेंट तो नहीं था, हीट किल्ड आर भी नहीं था, ठीक है। सो डायरेक्टली जो विरुलेंट था दैट वाज ओनली स्मूथ एस्ट्रेन। आर स्ट्रेन तब विरुलेंट बना था जब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था थ्रू दी हीट किल्ड एस्ट्रेन। सो टिल देन इट वाज नॉट विरुलेंट। डन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज ब्रिंग इट ऑन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग। और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, दैट इज ऑन संडे, नो थर्सडे, है ना, TTS। ओके, सो वील बी मीटिंग ऑन थर्सडे। सो बाय बाय, टेक केयर।